हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, दैट इज पॉवर्टी एज अ चैलेंज। राइट, अब जैसे हम ये पहले चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि ये लेक्चर सीरीज में हम एनसीईआरटी के टॉपिक्स को चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट्स का एक डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे ताकि हम वेरियस कंपरेटिव एग्जामिनेशंस में इसको यूज़ कर सके, बीट यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर एसएससी के लिए। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे ये है कि एनसीईआरटी में द फैक्ट्स और डेटाज आर नॉट अपडेटेड, और यहाँ पे हम उसको सारा अपडेट करके लाए। दैट मीन्स हमने इनकॉर्पोरेट किया है विद 2023 एंड 2024 से। राइट, सो स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज दी पोवर्टी। अब पोवर्टी एक वैसी सिचुएशन है, दैट मीन्स इमेजिन करिए सिचुएशन दैट आप यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू हैव नो आइडिया कि आज आप किससे सर्वाइव करेंगे। राइट, तो इसको अगर हम केस स्टडी से समझते हैं तो दो तरीके के लोग, अगर उनका एग्जांपल लेते हैं हम। एक है अ ह्यूमन नेम्ड एज राजा और एक है अनदर ह्यूमन नेम्ड एज रानी। अब जो राजा है, राजा एक फार्मर है in rural area in a state of Bihar, whereas Rani is a single mother जो मुंबई के एक स्लम में रहती है। राइट, यानी कि एक रूरल एरिया में रहता है और एक अर्बन एरिया में रहती है। अब जो राजा है, जो रूरल एरिया में रहता है, वो एक स्मॉल फार्मर है। दैट मीन्स कि उसके पास कोई भी तरीके की इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, और ये मेजरली किस पे डिपेंड है? मॉनसून पे डिपेंड है, और ये मॉनसून जो कि काफी ज्यादा अनइवन मॉनसून है। वेरएस अगर रानी की बात करते हैं तो रानी एक स्लम में रहती है, हु इज ऑल्सो है सिंगल मदर। अब शी इज अ मदर, तो उसको कई सारे टाइप के वो काम करती है जिसके वजह से वो कुछ पैसा कमा पा रही है ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल्स भेज सके और उनको एक या दो वक्त की रोटी दे सके। दैट मीन्स कि उनको मील दे सके। तो पोवर्टी जो हमारे लिए हमेशा से एक स्टैटिस्टिक्स रहा है, यानी कि एक नंबर रहा है, बट फॉर पीपल लाइक राजा एंड रानी ये उनके लिए एक रियलिटी है। एंड इंडिया में ऐसे मिलियंस ऑफ लोग हैं लाइक राजा एंड रानी जिनका सर्वाइवल फिक्स नहीं है कि आज वो उठ के क्या करने वाले हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स को हम एक स्टोरी के वे में समझेंगे। हम ये स्टैटिस्टिक्स के पीछे का जो ह्यूमन है उसकी स्टोरी को समझेंगे, दैट किस तरीके से एक ह्यूमन को एजुकेशन में या लिटरेसी में या हेल्थ केयर में या वेरियस अदर सेक्टर में डिफरेंट टाइप की स्ट्रगल फेस होती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही चीज पे फोकस करेंगे, दैट पोवर्टी जिसको हमने हमेशा से एक स्टैटिस्टिक्स समझा है वो रियलिटी में मल्टी फेस्ड इशू है। दैट मीन्स कि इसके मल्टीपल डायमेंशंस है पोवर्टी के। तो ये क्या टाइप के डायमेंशंस है हम उस पर फोकस करेंगे, और हम ये भी समझेंगे कि पोवर्टी इज नॉट जस्ट रिलेटेड विद द इनकम, दैट मैं कितना पैसा घर पे कमा के ला रहा हूं, दैट इज नॉट एक्चुअली द मीनिंग ऑफ पोवर्टी। और पोवर्टी इज नॉट जस्ट एसोसिएटेड विद द इनकम बट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल फैक्टर्स। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर लेक्चर, जहां पे हम पोवर्टी का मतलब समझेंगे, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोवर्टी। तो पोवर्टी हम कह सकते हैं कि ये एक मल्टी फेस इशू है जो कैरेक्टराइज करता है बाय द लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मीट बेसिक लिविंग नीड्स इंक्लूडिंग फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। दैट मीन्स कि पोवर्टी में जो सबसे बड़ा इशू क्या रहता है कि आपको अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करनी है। अब आपकी तीन टाइप की बेसिक नीड्स होती है। पहला रोटी, दूसरा कपड़ा, और तीसरा मकान। अगर आप ये फुलफिल कर पा रहे हैं दैट मीन्स यू आर नॉट पुअर। बट जो ह्यूमन लाइक पीपल लाइक राजा और रानी जो ये चीज फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, दोज आर कंसिडर्ड एज पुअर। दैट मीन्स कि वो पोवर्टी के साइकिल में फंसे हुए हैं। एंड हेंस इट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, यानी कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्रूशियल है फॉर अस टू स्टडी दैट व्हाट आर द रीजंस फॉर द पोवर्टी। हमें क्या टाइप की स्ट्रेटेजीज लेनी चाहिए ताकि हम ये पोवर्टी को रिड्यूस कर सके, एंड हेंस हम पीपल लाइक राजा एंड रानी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को और भी ज्यादा इंप्रूव कर पाते हैं। ओके, अगर इसको हम बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं तो पोवर्टी दो तरीके की पोवर्टी रहती है। जैसे पहली तो है इकोनॉमिक पोवर्टी और दूसरी हो जाती है ह्यूमन पोवर्टी। अब जो इकोनॉमिक पोवर्टी है इट इज एसोसिएटेड विद द इनकम,
कि मेरे पास इनकम कितनी है। ये इनकम यानी कि मैं कितना ज़्यादा उससे मटेरियल खरीद सकता हूँ और मैं मेरी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल कर सकता हूँ। यानी कि मैं कह सकता हूँ दैट माई इनकम पॉवर्टी और माई इकोनॉमिक पॉवर्टी इज़ अ क्वांटिटेटिव, कि ये एक क्वांटिटेटिव वे में या कि ये क्वांटिटी चेक करता है। वेयर एज अगर मैं ह्यूमन पॉवर्टी की बात करता हूँ तो ह्यूमन पॉवर्टी में थिंग्स गो बियॉन्ड इनकम, यानी कि आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज के बियॉन्ड जाओगे। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करोगे। मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस पे डिपेंड रहती है? मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड रहती है कि मेरे को एजुकेशन कैसा मिल रहा है, ठीक है, मेरा हेल्थ केयर कैसा है, एंड ओवरऑल मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, राइट? सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। फर्स्ट इज द इकोनॉमिक पॉवर्टी जो कि एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे फोकस करता है, वेयर इज द ह्यूमन पॉवर्टी जो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे फोकस करता है। तो अगर हम इसको और बेटर तरीके से समझते हैं, दैट मीन्स कि यहां पे क्या बोला गया है, दैट ह्यूमन पॉवर्टी में दैट बियॉन्ड इनकम पॉवर्टी इंक्लूड्स एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड। तो अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो इंडिया में जो इकोनॉमिक पॉवर्टी है वो सिर्फ 15% लोगों को है, राइट? आउट ऑफ 140 करोड़ पॉपुलेशन 15% लोग इकोनॉमिकली पुअर है, यानी कि वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अब दिस इज ऑब्वियस रीजन कि जो अपनी बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर पा रहा है वो अपनी क्वालिटेटिव नीड भी फुलफिल नहीं कर पाएगा, ओके? बट जो मेजर कंसर्न क्या है इंडिया में, दैट दे आर मैक्सिमम पीपल इन इंडिया जो ह्यूमन पॉवर्टी के अंदर है, यानी कि वो अपनी बेसिक नीड्स तो फुलफिल कर पा रहे हैं लेकिन वो एजुकेशन नहीं है उनके पास, हेल्थ नहीं है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है। एंड आयरनी क्या है कि गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, जो स्कीम्स है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को इकोनॉमिक पॉवर्टी से बाहर निकलना, यानी कि वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाए, उतना पैसा उनको हाथ में देना। दैट इज देयर ऑब्जेक्टिव। एंड द पॉइंट इज कि अगर आप उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल करवा भी दोगे तो जो एजुकेशन है, जो हेल्थ है या जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो आपको एक्चुअली में पॉवर्टी से बाहर निकालेगा, आपको एक बेटर लाइफ देगा, आपको, आपके बच्चों को या आने वाली जनरेशन्स को, वो चीज़ मिसिंग है इंडिया में। तो इंडिया में जो इनिशिएटिव्स है वो मेजरली किसके लिए हैं? इकोनॉमिक पॉवर्टी के लिए, बट वो ह्यूमन पॉवर्टी को इंप्रूव करने के लिए नहीं है, ओके? तो ये चीज़ है। तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं दैट जो डेली वेज वर्कर्स रहते हैं, राइट, जो डेली वेज लेबर्स रहते हैं इन अर्बन स्लम्स, वो मल्टीपल डिप्राइवेशंस फील करते हैं। वो लो इनकम भी है उनके पास, पुअर हेल्थ भी है एंड लिमिटेड एजुकेशन भी है। दैट मीन्स कि ह्यूमन पॉवर्टी के नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है कि लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान कहीं ना कहीं से वो एडजस्ट कर लेते हैं। इतना पैसा कमा ले रहे कि उनको रोटी कपड़ा मकान मिल जा रहा है, पर वो इतना पैसा नहीं कमा पा रहे कि उनका हेल्थ इंप्रूव हो पाए, वो अपने बच्चों का एजुकेशन करवा पाए, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा पाए। सो दैट इज द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पे इंडिया काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ है, ओके? तो अगर हम इसका डेफिनेशन देखते हैं ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में, तो जो इकोनॉमिक पॉवर्टी है ये मटेरियल डिप्राइवेशन करता है इनकम से, और जो ह्यूमन पॉवर्टी वो ब्रॉडर डिप्राइवेशन, इसके अंदर हेल्थ और एजुकेशन भी रहता है। इसको मेजर किया जाता है बाय इनकम लेवल्स, कंजम्पशन लेवल्स के थ्रेशोल्ड से, और इसको मेजर किया जाता है इन क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स, जबकि ये हो गया क्वांटिटेटिव, ओके? देन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटस एंड दीज एड्रेस सोशल एंड एजुकेशनल फैक्टर्स। और इसका इम्पैक्ट क्या है कि इमीडिएट एंड लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, वेयर इज इसका इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन वेलबींग एंड पोटेंशियल। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, लो इनकम फैमिली स्ट्रगलिंग टू ईट एंड देन एजुकेटेड पर्सन अनएबल टू एक्सेस हेल्थ केयर, राइट? सो दीज आर इट्स एग्जाम्पल। वेयर अब जो लोग बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं कर पाते, यानी कि वो अपनी इनकम उतनी है नहीं कि वो रोटी कपड़ा मकान कमा पाते हैं, तो वो एक्चुअली इकोनॉमिक पॉवर्टी रहते हैं। और इसके लिए एक थ्रेशोल्ड सेट किया गया, यानी कि एक लाइन सेट की गई है कि जो लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं कर पाते हैं, दोज आर कंसिडर्ड एज द बिलो पॉवर्टी लाइन लोग। तो वो एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड की जाती है। दैट मीन्स कि ये लाइन क्या इंडिकेट करती है कि आपका एक मिनिमम इनकम लेवल है जो आपको बेसिक सस्टेनेंस ला पाएगा, ओके? तो इसके दो एस्टिमेट्स बताए जाते हैं कि अर्बन एरिया में
मेरे को मिनिमम 1500 रुपये चाहिए हर महीने का, और रूरल एरिया में मेरे को मिनिमम 1200 रुपये चाहिए हर महीने का, ताकि मैं मेरी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल कर सकूंगा, राइट। ये एक एवरेज निकाला जाता है। तो दैट मीन्स कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 2023 तक का अगर देखें डेटा, तो 15% लोग हैं इंडियन पॉपुलेशन में हु लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि ये 15% लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है। दैट मीन्स कि उनके पास बेसिक इनकम नहीं है, राइट। दैट मीन्स कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर सकते। तो ह्यूमन पॉवर्टी में वो ऑब्वियसली ह्यूमन पुअर भी रहेंगे, बट द पॉइंट इज कि 15% लोग ऐसे हैं जो इसके पुअर रहते हैं, राइट। तो अगर हम इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझते हैं, दैट जो पॉवर्टी रेट है वो डिक्लाइन हुई है फ्रॉम 45% टू 22% इन 2011-12, और अगर 2024 का देखें तो वो 15% है। तो अगर इसका हम ट्रेंड समझते हैं तो ग्राफ में ये है कि 1990 में हम यहाँ थे ऑलमोस्ट अराउंड 45% के आसपास थे, फिर हम अराउंड 25% के आसपास आए, फिर 22% पे आए, यहाँ पे भी 22% रहा। 2021 में हम 15% पे आए, और 2024 में भी हम 15% पे, यानी कि हमने 4 साल में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं किया है, कि हमने इकोनॉमिकली जो पुअर लोग हैं उनके लिए कुछ खास सर्विसेज नहीं ला पाए हैं। तो दैट मीन्स कि ये एक ट्रेंड है। हालांकि ये पॉवर्टी लेवल नीचे जा रहा है इंडिया में, बट बीच बीच में ये स्टेगनेंट हो जा रहा है। सो दिस इज अ पीरियड ऑफ स्टेगनेशन। ये 4 साल से स्टेगनेंट है, यहाँ पे भी स्टेगनेंट था, बट ऐसे ये डिक्रीज हो रहा है। तो वंस ये काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होगा तब हम कह सकते हैं दैट ओके वी आर नाउ पार्ट ऑफ अ डेवलपिंग और डेवलप कंट्री के ग्रुप में अगर हम आ गए हैं, तो उस तरीके से हम कह सकते हैं। सो दीज आर द ट्रेंड्स इन पॉवर्टी, ओके। अब पॉवर्टी के कई सारे कॉजेज रखे जाते हैं। अमंग देम द फॉरमोस्ट कॉज इज द कॉलोनियल पॉलिसीज, कि कॉलोनियल पॉलिसीज ने हमारी लोकल इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा हैम्पर किया था। अब ये चीज़ कैसे हुई थी कि कॉलोनियल इंडस्ट्रीज़ ने हमें किस तरीके से हैम्पर किया था। तो यहाँ पे जब कॉलोनीज आई थी, ब्रिटिशर्स आए थे, तो उन्होंने कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट की थी। अमंग देम द फोरमोस्ट पॉलिसी वाज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो मेन इशू क्या किया था उन्होंने, कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज थी उसको हैम्पर कर दिया था, उसको बंद कर दिया था ऑलमोस्ट, ठीक है। उन्होंने कॉलोनीज इस्टेब्लिश करी, सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश किया, इकोनॉमिक ऑर्डर इस्टेब्लिश किया। तो उसके चलते क्या हुआ कि जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो धीरे धीरे बंद हो गई। अब लोकल इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो लोगों को जो काम आता था वो काम अब उनके पास रहा नहीं। तो दैट मीन्स कि अब उनके पास एम्प्लॉयमेंट रही नहीं है। और ये मेजर क्या कर रहे थे कि इंडिया में तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, बट वो यूके में इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज कर रहे थे। दैट मीन्स कि वहाँ के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, और जब वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो वो अपने गुड्स को डंप करने लग गए इंडिया में। एंड जब वो डंप करने लग गए तो दैट वर एट दी हायर प्राइसेस। अब ये वो लोग हैं जिनके पास डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया है, जिनके पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, और उनको महंगे गुड परचेज करने हैं, तो उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा। तो दैट मीन्स कि वो एक पुअर जो होगा वो और भी ज़्यादा पॉवर्टी में घुसता चला जाएगा। इसके अलावा जो लैंड रेवेन्यू की पॉलिसीज थी या लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर कर रहा था। जैसे एक आ जाता है ज़मींदारी सिस्टम। अब ज़मींदारी सिस्टम में जो चार्जेस थे, टैक्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पे थे। और दूसरा था परमानेंट। अब परमानेंट सेटलमेंट में नाम से ये परमानेंट है, दैट मीन्स कि ये विथ राइजिंग इन्फ्लेशन और विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, कभी ड्रॉट हो जा रहा है, कभी फ्लड आ जा रहा है, तो उसमें ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। दैट मीन्स कि वहाँ से वो चेंज नहीं हो रहा था। वाई? बिकॉज ये परमानेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैम्पर कर रही थी। फिर तीसरी चीज़ जो हैम्पर कर रही थी दैट वाज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइजेशन कर दिया। अब जब आप एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दोगे तो दैट मीन्स कि आप कौन से टाइप के क्रॉप्स उगाओगे? वही टाइप के क्रॉप्स उगाओगे ना जो आपको और ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स ला के देंगे, राइट। कैश क्रॉप्स को आप उगाओगे, और ये कैश क्रॉप्स की जो मेजर डिमांड है वो बाकी सारी कंट्रीज में है, तो वो इंडिया में ग्रो करके बाकी सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहा था। तो ये एक इशू हो रहा था। तो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी, ये सब चीज़ हैम्पर होने लग गई थी। तो ये एक मेजर कंसर्न था इंडिया के लिए।
इसके अलावा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहे थे, एजुकेशन पॉलिसीज़ में काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहे थे, हम एजुकेशन भी प्रमोट नहीं कर रहे थे, एंड हेंस दीज वर द इश्यूज जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा परसिस्ट किया था। ओके, तो उसके साथ अगर हम देखते हैं कि और कोई टाइप का जो कॉज रहता है, दैट इज द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, दैट इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया उससे ओवरकम नहीं हो पाया, कि इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती गई, एंड देयर वाज लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। हमने लास्ट क्लास में ही देखा था, जैसे हमने कल देखा था, एक जो इससे पहले की जो वीडियो बनाई थी हमने, उसके अंदर हमने ये देखा था कि इंडिया में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, समझे 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो इंडिया में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे दैट वाज नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो उनकी नेहरूवियन पॉलिसी में कैसा था कि वो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे उन्होंने मेजर इम्फोसाइज किस पे किया था, दी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि उन्होंने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया था। अब हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया यानी कि हम इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे। तो इंडिया में जो मेजोरिटी ऑफ द फंड था, दैट मीन्स कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि इंडस्ट्रीज को एज अ प्राइम मूविंग फोर्स बना दिया था, एक इकोनॉमी का प्राइम मूविंग फोर्स इंडस्ट्रीज को बना दिया, कि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप होगी इंडिया में उतना ज़्यादा हमारा ग्रोथ होगा। बट एक इशू ये हो रहा था कि अगर आपको इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, फॉर दैट यू नीड कोर इंडस्ट्रीज जो एनर्जी देगी आपको, आयरन एंड स्टील देगी, ओर देगी, कोल देगा, ऑयल देगा। तो ये सारी इंडस्ट्रीज इंडिया में थी नहीं तब तक। तो साइमल्टेनियसली हैवी इंडस्ट्रीज भी चल रही है और कोर इंडस्ट्रीज भी चल रही है, दैट वाज द वन इशू। सेकंड इशू क्या था कि एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम 1947 में, या फिर हम कह सकते हैं कि चलो 1950 में अगर ये स्टार्ट हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो तब तक क्या था कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो मेजरली रूरल एरिया में रहती थी, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहती थी। लेकिन हमारा प्राइम मूविंग फोर्स एग्रीकल्चर नहीं था, हमारा प्राइम मूविंग फोर्स क्या था, हैवी इंडस्ट्रीज थी। तो अब जब एग्रीकल्चर में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको, दे वर नॉट स्किल्ड, सो दे वर अनस्किल्ड, वो एक अनस्किल्ड टाइप के लेबर थे। ओके, वेरे जो इंडस्ट्रीज में जो एम्प्लॉयमेंट की डिमांड थी वो किसकी थी, वो सेमी स्किल्ड टाइप की थी, कि आपके पास सेमी स्किल्ड होना चाहिए। तो इंडिया में उस समय इतना ज़्यादा एजुकेशन था नहीं कि लोग सेमी स्किल्ड टाइप का लेबर फोर्स सप्लाई कर सके, क्योंकि लेबर फोर्स क्या थी, सारी अनस्किल्ड थी। तो दैट मीन्स कि दो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया, हमने ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा एम्फोसाइज किया, लेकिन हम उसका फ्रूट नहीं ले पाए। तो इंडस्ट्रीज हमें प्राइम मूविंग फोर्स से ग्रोथ नहीं मिली। ओके, तो ये एक इशू किया। तो यहाँ पे क्या रहा कि जब तक हमें रियलाइज हुआ, ये 1950 की बात है, हमें मेजरली रियलाइजेशन कब हुआ, इन द ईयर 1960s। तो 1960s में हमने हमारा प्राइम मूविंग फोर्स चेंज किया। ठीक है, हम किस पे आ गए, हम एग्रीकल्चर पे आ गए। और उस समय तक एग्रीकल्चर पे आने से समय तक, तब तक क्या हो गया था 1960s में, देयर वर ग्रीन रेवोल्यूशन। अब जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो फार्मर्स का, एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया। अब जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया तो यानी कि प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया तो मार्केट में सेल बढ़ गया। अब जब सेल बढ़ा तो वो किसानों की इनकम बढ़ गई, राइट, वो इनकम बढ़ गई। तो पहले क्या था कि पहले इनकम नहीं थी, अब इनकम बढ़ गई लोगों की। तो जब लोगों के पास इनकम बढ़ गई तो लोगों की डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ेगी तो आपको सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। अब हमारे पास इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप हुई नहीं थी कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़े। तो हमने क्या किया, हम फिर ये सारी चीजों का इंपोर्ट करने लग गए। वी स्टार्टेड इंपोर्टिंग, और फिर हमने इतना ज्यादा इंपोर्ट किया कि टिल 1991 तक हमारे में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए, और उसने हमें फोर्स किया कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके जाने हैं। ओके, और इसके साथ एक और इंस्टेंस हुआ था दैट 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, एंड देन 1970s में, इन 1970s में थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया। अब ये थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू आईटी सर्विसेज पे था। तो इंडिया ने सोचा कि हमें इसका फ्रूट लेना चाहिए, जो नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हमें उसका फ्रूट लेना चाहिए। तो ये जो पॉपुलेशन थी इंडिया की, जो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में थी, राइट, एंड कुछ पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज में थी।
हालांकि हमारा एग्रीकल्चर तो डेवलप हो गया था विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया था, हमें और ज़्यादा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी ऑफ आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, बट जो हमारा इंडस्ट्रीज था वो इतना डेवलप नहीं हुआ था। एंड देन हमने क्या किया कि हम आईटी सर्विसेज में घुस गए, और आज के टाइम में हमने आईटी सर्विसेज इतनी ग्रो कर ली कि हम ये आईटी सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू वेरियस अदर कंट्रीज। तो ये एक कंसर्न डेवलप होता गया और हमारी इकोनॉमी में और भी ज़्यादा जो इश्यूज है वो कॉम्प्लेक्स होते गए, राइट। और एट प्रेजेंट हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कम है, और सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा हो गए। तो हमने क्या किया, हमने स्किप कर दिया। तो जब हमने स्किप किया तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो चला गया। अब मैन्युफैक्चरिंग में सेमी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, सेमी स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होती है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा सेमी स्किल्ड वर्कर्स है, बट ये सेमी स्किल्ड वर्कर के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इतनी अच्छी नहीं चल रही है। एंड हेंस जो हाई स्किल्ड लेबर है, दैट मीन्स इन आईटी सर्विसेज में, वहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, बट हमारे पास हाई स्किल्ड लेबर नहीं है। तो दिस इज़ अ मिसमैच ऑफ स्किल, जो मैंने पढ़ाई किया है और जो स्किल रिक्वायरमेंट है वो मैच नहीं हो रही है, हेंस अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, और जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है, क्योंकि जिसके पास सेमी स्किल्ड है या लो स्किल्ड है वो वहीं पे रह रहा है, और जिसके पास हाई स्किल्ड है वो और ज़्यादा जा रहा है, वो और ज़्यादा पैसा कमा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती जा रही है। ओके, तो उसके बेसिस में देखें तो इनकम इनइक्वालिटी एंड लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आर द मेन रीजन कि इंडिया में ये चीज और भी ज्यादा परसिस्ट कर रही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं जहां पे हम देखते हैं कि एक वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, जिसके अंदर आ जाता है एसटी और एससी। अब इसके लिए भी हम एक केस स्टडी से समझते हैं कि इसकी केस स्टडी में हम ये चीज समझते हैं कि जो एससी और एसटी है, हमें पता है कि इंडिया में वर्ना सिस्टम है, ठीक है। वर्ना सिस्टम क्या है कि ये एक सोशल ऑर्डर है जिसके अंदर जो सबसे लोवेस्ट सोशल ऑर्डर है या जो लोअर सोशल ऑर्डर है, जो स्ट्रेटा है, उसके अंदर एससी एंड एसटीज आ जाती है, राइट। जिसके अंदर एससी और एसटी आ जाती है, दैट मीन्स कि वर्ना सिस्टम में जो लोवेस्ट सोशल ऑर्डर आ जाता है या लोवेस्ट सोशल स्ट्रेटा है, उसके अंदर एससी और एसटी आ जाती है, और इसके बेसिस पे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, राइट। अब डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन पे इन्हें एजुकेशन नहीं मिलता है टाइम पे, ठीक है, इनको कोई भी तरीके की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, एंड इनके साथ हेल्थ केयर की सर्विसेज भी नहीं रहती हैं। अब ये चीज़ इंडिया में इतनी ज़्यादा परसिस्ट होने लग गई कि लोगों ने ये चीज़ को सोशल स्टिग्मा बना लिया है, राइट। ये एक सोशल स्टिग्मा बन गया है जो जनरेशन से इंडिया में चले जा रहा है। दैट मीन्स कि जो वर्ना सिस्टम पहले था वो अभी भी जनरेशन से चले ही जा रहा है कि आप उसको लोअर सोशल स्ट्रेटा में डिस्क्रिमिनेट किया, जिसकी वजह से उनको ना ही एजुकेशन मिला, ना ही एम्प्लॉयमेंट मिली, ना ही हेल्थ केयर सर्विस मिली, और ये स्टिग्मा जनरेशन से चल रहा है। तो वो जनरेशन की जनरेशन ही पुअर रह रही है। कि आप खुद सोचिए ना, उनको पढ़ाई नहीं करने दे रहे आप तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो हेल्थ केयर अच्छा नहीं रहेगा, तो ये सारा इशू परसिस्ट करता गया फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये इसको अगर हम और बेटर तरीके से समझते हैं तो एक ट्राइब का हम केस स्टडी ले लेते हैं, ट्राइब नेम एज गोंड ट्राइब, राइट। ये मध्य प्रदेश की है, राइट। अब ये गोंड ट्राइब का अगर हम देखें तो दे आर कंसिडर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब, राइट, यानी कि सोशल स्ट्रेटा में उनका काफ़ी ज़्यादा इशू रहा है, और उनके 25% जो चिल्ड्रन है सिर्फ वही चिल्ड्रन हैं जो प्राइमरी स्कूलिंग कर पाए हैं, राइट, यानी कि बाकी के लोग स्कूलिंग नहीं कर पाए हैं। अब जब आपने स्कूलिंग नहीं किया है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो जॉब नहीं मिलेगी तो ये ट्राइबल रीजन है, तो इनके पास ऑक्यूपेशन में क्या बच जाता है, दो ही टाइप का ऑक्यूपेशन बचता है। पहला बचता है एग्रीकल्चर सेक्टर, कि वो एग्रीकल्चर में ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, और दूसरा क्या बचता है कि जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है ये इस पे डिपेंड रहते हैं, राइट, यानी कि एग्रीकल्चर हो गया और एक फॉरेस्ट रिसोर्स हो गया। अब इशू ये हुआ कि जो प्राइवेट पार्टीज थी उन्होंने क्या किया कि जिस ट्राइबल एरिया में वो रहते हैं वहां पे इंडस्ट्री सेटअप कर ली, वहां पे इंडस्ट्री सेटअप कर ली, तो इनके लिए जो एग्रीकल्चर लैंड थी या जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज का एक्सेस था वो सारा चला गया। तो अब इनके पास क्या ऑक्यूपेशन रहा
कि वो अर्बन एरिया में एक लेबर का काम करते हैं और उसके चलते वो अपनी सिर्फ बेसिक नीड्स को ही फुलफिल कर पाते हैं, यानी कि वो सिर्फ खुद को इकोनॉमिक पॉवर्टी से बाहर निकाल रहे हैं, बट दे आर स्टिल पार्ट ऑफ द अर्बन पॉवर्टी। तो उस तरीके से देखा जाए तो ये सेक्शन जो होता है SC/ST का, ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल रहता है। तो उसके बेसिस पे हमने एक केस स्टडी से इसको समझा। इसे ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स निकाले हैं, दैट MG नरेगा हो गया, फूड सिक्योरिटी एक्ट है, आवास योजना, स्किल इंडिया मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे इनिशिएटिव्स को और डिटेल में समझेंगे, उसका एक एनालिसिस करेंगे, एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। ओके, बट हमारे पास जो भी चैलेंजेस रह रहे हैं, दैट व्हाट आर दी चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग एज ऑफ नाउ। तो जो मेजर चैलेंज है हमारे पास, दैट इज द डिस्पैरिटी, कि हमारे पास डिस्पैरिटी है कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे ऑलमोस्ट 20% लोग पोवर्टी में, और जो अर्बन एरिया में 10% लोग पोवर्टी में, यानी कि यहाँ पे डबल हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास स्टेट्स में भी डिस्पैरिटी है, जैसे यूपी बिहार जो स्टेट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पोवर्टी है, और बाकी गुजरात महाराष्ट्र स्टेट है जहाँ पे बहुत कम पोवर्टी है। तो ये डिस्पैरिटी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, राइट। एंड तो व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, दैट हमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी लाने की रिक्वायरमेंट है जो एड्रेस करेगा बोथ इनकम एज वेल एज नॉन इनकम डायमेंशंस ऑफ द पोवर्टी। तो यहाँ पे ग्लोबल पर्सपेक्टिव लाया जाता है एंड एक केस स्टडी ली गई है चाइना की, राइट। सरप्राइजिंगली चाइना ने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है टू improve poverty in their country. So it all started with 1978 जब उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए। अब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का उनका बेस था दैट वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि वो अपनी इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा ग्रो किया। अब जब इंडस्ट्रीज ग्रो हुई तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा, जिससे उनका जो GDP ग्रोथ रेट था वो 10% हो गया था एवरी ईयर। अब जब GDP ग्रोथ रेट बढ़ गया है आपकी कंट्री का, तो आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आने लग जाएगा। अब यहां पे चाइना ने दिमाग लगाया कि उसने ये इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज करना चाहा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में दो जगह पे उन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करवाया। पहला आ गया ट्रांसपोर्टेशन, कि चाइना में बोला कि ट्रांसपोर्टेशन काफी अच्छा हो गया, और दूसरा है जो एनर्जी सेक्टर है उसमें ज्यादा डेवलपमेंट करवाया। नाउ दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जो ट्रांसपोर्ट और एनर्जी सेक्टर हुआ है, ये दोनों ही रीजन में हुआ है, अर्बन एज वेल एज रूरल। अब इंडिया में ये इशू होता है कि ये अर्बन एरिया में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, पर इन्होंने क्या किया कि अर्बन और रूरल दोनों में करवाया। अब रूरल में जो इन्वेस्टमेंट करवाया उसका जो मेजर फायदा रहा कि जो एग्रीकल्चर पे प्रोडक्शन हो रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी को उन्होंने इंप्रूव करवा दिया। सो वंस उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई तो वहां के फार्मर्स रिच हो गए। अब फार्मर्स के पास पैसा आने लग गया तो उनके पास क्या हो गया कि जो सर्विसेज है उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई, कि जो भी सरकार अपनी सर्विसेज दे रही है उसकी एक्सेसिबिलिटी उन्होंने इंक्रीज कर दिया, राइट। कि जो भी सर्विस होगी उसकी एक्सेसिबिलिटी वहां पे इंक्रीज हो गई है। सो दिस वाज द मेजर डायमेंशन। एंड जब ये सारी चीजें हो गई तो इसके साथ इन 1990s में चाइना ने पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए या पॉवर्टी इरेडिकेशन करने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करने लगे। दैट मीन्स कि उन्होंने वो पैसा यूज कर लिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर नीड्स, जिसके अंदर उन्होंने मेजर चीज कहाँ पे डेवलप करी, दैट वो वहाँ पे कैश ट्रांसफर करने लग गए, कि उनके हाथ में कैश ट्रांसफर हुआ, वो लोगों को एजुकेट करने लग गए। एंड जब एजुकेट हो गया, कैश ट्रांसफर हो गया, तो वो उन्होंने उनको एम्प्लॉयमेंट देना स्टार्ट कर दिया। तो हैंस वहाँ पे पॉवर्टी जो थी वो धीरे धीरे डिक्रीज हो गई। कैश ट्रांसफर किया, एजुकेट किया, स्किल डेवलपमेंट किया, हेल्थ केयर दिया, जिससे उनका एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ने लग गया, राइट। सो ये एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है जहाँ पे चाइना का एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, राइट। तो अगर हम कंक्लूड करते हैं तो कंक्लूड में हमें ये समझा कि पॉवर्टी कॉम्प्लेक्स चैलेंज है जिसके अंदर मल्टी फेज सॉल्यूशन की जरूरत है। मतलब यहाँ पे सिर्फ आप एक इनकम इंक्रीज करोगे या सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज करोगे तो आप उसको पॉवर्टी से बाहर नहीं ला रहे हो, क्योंकि वो सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉवर्टी का पार्ट है। वेयर एज इंडिया में इकोनॉमिक एज वेल एज ह्यूमन पॉवर्टी दोनों का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो उसके इन्वेस्टमेंट से हम कहते हैं कि वी नीड एन इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन,
हेल्थ एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को और ज़्यादा इंक्रीज करना है, एंड अबव ऑल हमें टारगेट वे में इंटरवेंशन करना है, कि जो भी हम इंटरवेंशन कर रहे हैं वो टारगेटेड वे में इंटरवेंशन होना चाहिए. ओके, सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो. इन द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग मोर such kind of topics and chapters. Till then, stay safe and study well. Thank you.